गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जाना। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण, उनके वितरण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम लौह और इस्पात उद्योग के बारे में जानेंगे और भारत में इसके स्थानीयकरण के कारक और भारत में कहाँ कहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग के केंद्र स्थापित हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लौह और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, अर्थात अन्य जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में इस उद्योग से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं या उत्पाद होते हैं, इनके प्रोडक्ट होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। यानी कि जो अन्य उद्योग होते हैं वह लौह और इस्पात उद्योग पर आश्रित रहते हैं। ब्रेन मूर जोन्स के अनुसार यदि लोहे और इस्पात को हमारे जीवन से अलग कर दिया जाए तो मानव जाति के सामने एक ऐसा संसार होगा जिसमें रेलें, जलयान, वायुयान, नाना प्रकार के यंत्र तथा उपकरण परिवहन के साधन न रहेंगे और इस प्रकार का समाज आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं तैयार करने में पूर्णतः असमर्थ होगा। तो मूर जोन्स के इन शब्दों से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लौह और इस्पात उद्योग आज के आधुनिक जीवन के लिए अनिवार्य हो चुका है। अगर लौह और इस्पात उद्योग न होगा तो आधुनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन आवश्यक वस्तुओं को ही पूर्ण करने में हम असमर्थ रहेंगे। लौह और इस्पात बनाने के लिए लौह यसक से लोहांश, चारकोल, चूना पत्थर आदि मिलाकर भट्टी में अधिक तापमान पर पिघलाया जाता है। यह पिघला हुआ लोहा सांचे में ढाल दिया जाता है, जहां यह ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे को पुनः पिघलाकर इच्छित आकार में या सांचे में ढाल दिया जाता है, जिसे ढलवां लोहा कहते हैं। यह भंगुर होता है, यानी कि यह आसानी से टूट जाता है। इसमें कच्चे लोहे की अशुद्धताएं जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस आदि रहते हैं। कच्चे लोहे को पिघलाकर उसमें से अशुद्धताओं को निकालकर उसकी भंगुरता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे पिटवां लोहा कहते हैं। यह बहुत मजबूत होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता। कच्चे लोहे को पिघलाकर उसमें अशुद्धियों को निकालकर निर्धारित मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है, जिससे कि इस्पात का निर्माण होता है और इस्पात को किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में लौह और इस्पात उद्योग के विकास की। अगर भारत में लौह और इस्पात उद्योग के विकास की बात करें तो भारत में जो लौह से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना या फिर लौह और इस्पात उद्योग ही है, यह भी बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो अशोक का लौह का स्तंभ, जो कि इतने समय बीत गए हैं, वर्षा, धूप इत्यादि सहन कर रहा है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। यह आज भी वैसे का वैसा ही है। तो यह प्रमाण करता है कि भारत में प्राचीन काल से ही लौह इस्पात उद्योग प्रचलन में है। आधुनिक भारत में अगर लौह इस्पात के उद्योग की बात करें तो टाटा ने जमशेदपुर के स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यह 1907 में उन्होंने टिस्को की स्थापना की। इसके पश्चात देखें तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसने आसनसोल के निकट बर्नपुर नामक स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया। इस कंपनी ने बंगाल आयरन कंपनी नामक कुल्टी के स्थान पर स्थापित कारखाने को भी अपने अधिकार में ले लिया। सन 1923 में कर्नाटक राज्य में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया गया, जिसका संचालन केंद्र अगर वर्तमान में देखें तो कर्नाटक में है या फिर कर्नाटक सरकार संयुक्त रूप से करती है। और इसका जो नाम है वह प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स लिमिटेड रखा गया है।
तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो भारत में उद्योग हैं, सबसे पहले टिस्को की स्थापना हुई है, फिर उसके बाद इसको, और इसके बाद विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स लिमिटेड की स्थापना हुई है। इसके बाद बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात को उन्नत करने के लिए केंद्रीय सरकार ने हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की। इस कंपनी ने विदेशी सहायता से सार्वजनिक क्षेत्रों में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर नामक स्थानों पर 3 कारखाने स्थापित किए और इसके बाद बोकारो नामक स्थान पर एक और लौह इस्पात का कारखाना लगाया। ध्यान रहे 4 जगह पे कारखाने स्थापित किए गए हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, और इसके पश्चात एक और अन्य जगह स्थापित किया गया, वो बोकारो पर है। तो इस प्रकार से भारत में लौह और इस्पात उद्योग का विकास हुआ। अब बात करते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण। लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाले कच्चा माल जैसे लौह यस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज आदि जो वस्तुएं हैं यह भारी होती हैं तथा कम मूल्य की होती हैं, इसलिए इसे दूर तक परिवहन नहीं कर सकते क्योंकि वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होती। और अगर हम बात करें कि लौह इस्पात उद्योग की, तो यह वास्तव में एक भार ह्रास मूलक उद्योग है, यानी कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो कच्चा माल होता है वह भारी होता है, जबकि जो तैयार माल होता है वह हल्का होता है। तो चूंकि कच्चा माल जो होता है वह भारी होता है, तो इसके परिवहन में अधिक खर्चा आ जाता है, उतना इनका मूल्य नहीं होता। कच्चा माल क्या है, सस्ता है परंतु भारी है, तो इसलिए कच्चे माल का दूर तक परिवहन करना संभव नहीं है। इसलिए जहाँ पर कच्चा माल स्थित होता है वहाँ पर ही लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से भारत में जहाँ जहाँ पर भी लौह और इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल उपलब्ध है, जैसे कि लौह यस्क, चूने का पत्थर, मैग्नीज इत्यादि, वहाँ पर भारत में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण देखा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें कि जल के स्रोत के निकट, यहाँ पर जो लौह और इस्पात उद्योग है, अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जो जल के स्रोत हैं, यानी कि जैसे नदी है, यह बहुत उत्तम है, क्योंकि जो भी उद्योग से निकला अवशिष्ट पदार्थ होता है वो नदी में डाल दिया जाता है, वह अपने आप उसका उस कचरे को जा कर के सागरों में विसर्जित कर देती है। तो इस दृष्टि से जो भारत में लौह इस्पात उद्योग हैं, इनका स्थानीयकरण जल के स्रोत के निकट भी हुआ है। परिवहन के साधन, कच्चे लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें तो इसमें परिवहन के साधनों का भी बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि तीव्रगामी सुलभ परिवहन के साधन होना आवश्यक है। तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन जरूरी हैं। इस उद्योग में जो हम देखें, अंतिम जो मुख्य कारक है प्रभावित करता है वह है पूंजी, क्योंकि जो लौह इस्पात उद्योग है इसमें पूंजी अधिक लगती है, तभी जो आधुनिक मशीनें वगैरह हैं वह अवेलेबल हो पाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें तो जो महत्वपूर्ण कारक है वह है कच्चे माल के स्रोत। जहाँ पर भी कच्चे माल अवेलेबल होता है वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना होती है। जल के स्रोत के निकट, वहाँ पर जल का स्रोत भी होना चाहिए। परिवहन के साधन भी तीव्रगामी तथा सस्ते होने चाहिए। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो रेल परिवहन है। पूंजी की बात करें तो पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इन सभी कारकों के प्रभाव से भारत में विभिन्न स्थानों पर लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं भारत में लौह इस्पात संयंत्र की। तो इसमें सबसे पहले है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को।
यह भारत का सबसे पुराना और सबसे एक बहुत बड़ा कारखाना है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड के सिंहभूमि जिले के साक्ची नामक स्थान पर की थी। यह सब आपको पहले बता चुके हैं। बाद में जमशेदजी के नाम पर इसे जो इस कंपनी का नाम था, इसे जमशेदपुर आयरन एंड स्टील कंपनी भी कहा जाने लगा। इस कारखाने यहाँ पर इस उद्योग के स्थानीयकरण की बात करें तो विभिन्न कारक प्रभावित करते थे, जैसे कि मैग्नीज यहाँ पे 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नोआ मंडी की खदानों से आता था। भट्टियों के भीतरी भाग में लिपाई करने के लिए क्वार्ट्जाइट बालू केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काली माटी नामक स्थान से प्राप्त की जाती थी। यहाँ पर उच्च कोटि का हेमेटाइट लोह यसक झारखंड के सिंहभूमि जिले के निकट नोआ मंडी तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले की गुरु हिमानी खानों से प्राप्त होता था। ये खदानें जमशेदपुर से केवल 75 से 100 किलोमीटर दूर थी। तो इस प्रकार से यह सब जो स्रोत थे यह उत्तरदायी थे जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग संयंत्र स्थापित करने में। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। वैसे तो इसका श्रीगणेश 1874 में हुआ था, जब बर्नपुर में लोहा डालने का प्लांट लगाया गया था, परंतु इस कंपनी के वास्तविक आरंभ की बात करें तो सन 1919 में इसका वास्तविक आरंभ हुआ। इस कंपनी में यहाँ पर जो है यह लौह इस्पात उद्योग की स्थापना क्यों हुई है, यहाँ पर विभिन्न बिंदु प्रभावित करते थे, जैसे दामोदर घाटी परियोजना से सस्ती विद्युत प्राप्त होती थी। लौह यसक 285 किलोमीटर से दूरी पर स्थित झारखंड के सिंहभूमि जिले की गुआ खानों से प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज से भी लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो भरपूर मात्रा में कच्चा माल अवेलेबल था और इसके अलावा जो सस्ता जल परिवहन था वह भी अवेलेबल था। तो इस कारण से भारत में यहाँ पर भी जो देखें तो आयरन एंड स्टील जो संयंत्र था इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र। अगर हम देखें भारत में तो लगभग देखें तो 11 जो है लोहा इस्पात संयंत्र मेन है। उसमें से जो तीसरा विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात केंद्र है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और यहाँ पर जो है लोह इस्पात संयंत्र स्थापित करने का मुख्य कारण भद्रावती नदी की घाटी पर 13 किलोमीटर चौड़ी है, जिस कारण से इस कारखाने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। लौह यसक बाबा बुदन पहाड़ी के केमगुंडी की खानों से प्राप्त होता है। यह खान भद्रावती से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे देश मुख्य कोयला जहां पर उच्च कोटि के हेमेटाइट लोहा प्रदान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के द्वारा 4 केंद्रों की स्थापना की गई। वास्तव में जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में लौह तथा इस्पात की आवश्यकता होने लगी, जिसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी ने राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की। सभी केंद्र विदेशी सहयोग से ही भारत में स्थापित किए गए। राउरकेला की बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा यह कारखाना जो लगाया गया, यह उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सांक तथा कोयल नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी स्थापना में जर्मनी की क्रुप्स तथा डीमार्क कंपनियों का योगदान है। वहीं भिलाई की बात करें तो भिलाई सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने की श्रृंखला में दूसरा कारखाना है। इसका निर्माण तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से 1957 में किया गया।
यहाँ पर उत्पादन 1959 में शुरू हुआ। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रायपुर से 22 किलोमीटर कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर स्थित है। वहीं दुर्गापुर की बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखाने की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में सन 1959 में की गई है और इसका निर्माण ब्रिटिश तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से हुआ है। यह कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर कोलकाता से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं अगर बोकारो की बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी के द्वारा स्थापित यह चौथा जो कारखाना है यह झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर स्थापित किया गया है। इसे तत्कालीन सोवियत संघ की तकनीकी तथा आर्थिक सहायता से 1964 में बनाया गया है। इसके बाद बात करें तो भारत के जो अन्य महत्वपूर्ण कारखाने हैं वह विशाखापट्टनम में स्थित हैं। भारत का किसी भी बंदरगाह पर बनाए जाने वाला यह पहला लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह पर बनाया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलाडीला क्षेत्र से उच्च कोटि के लोहयस्क की प्राप्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विजयनगर में स्थापित लौह इस्पात केंद्र यह जो है कर्नाटक राज्य के विजयनगर स्थान पर बनाया गया है। इसके निर्माण में पूर्णतः भारतीय तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बात करें स्लेम लौह इस्पात उद्योग केंद्र की तो तमिलनाडु के स्लेम जिले में स्लेम नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया है, जिसे मैग्नेटाइट लोहा, लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और अंतिम जो बड़ा लौह इस्पात केंद्र है वह पारादीप लौह इस्पात केंद्र। यह भारत के बंदरगाह पर स्थापित किए जाने वाला दूसरा लौह इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना उड़ीसा के दताड़ी क्षेत्र में की गई। इसे उड़ीसा के लोहा, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि के विशाल भंडारों के साथ साथ पारादीप बंदरगाह की भी सुविधा प्राप्त होती है। इसके बाद बात करें भारत में जो अन्य लौह इस्पात संयंत्र है वह छोटे हैं, यानी कि जो 11 लौह इस्पात संयंत्र थे वह बड़े थे। इसके अलावा जो अन्य लौह इस्पात संयंत्र हैं वह छोटे छोटे संयंत्र हैं। उनमें अगर बात करें तो हमारे देश में जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे लौह इस्पात केंद्र हैं इनमें विद्युत भट्टियों का प्रयोग करने वाले कारखाने मुख्यतः रद्दी इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और यही छोटे इस्पात केंद्र कहलाते हैं। बड़े केंद्र मुख्यतः नरम इस्पात बनाते हैं, जबकि जो छोटे इस्पात केंद्र हैं यह नरम इस्पात के साथ साथ मिश्रित इस्पात का भी उत्पादन करते हैं। 200 से ऊपर लगभग अगर हम देखें भारत में तो छोटे इस्पात केंद्र हैं। और इसके बाद बात करते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग की समस्याओं की। भारत में अगर हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की तो यहाँ पर इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि इनके स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण जो योगदान है हमने पढ़ा था विभिन्न कारकों का है, जिसमें पूंजी का होना, पर्याप्त मात्रा में पूंजी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के अन्य सभी विकास कार्यक्रमों की भांति इस उद्योग को भी पूंजी की कमी का सामना करना पड़ा। लौह इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए अपार धनराशि की आवश्यकता होती है। इसी कारण से अधिकांश कारखाने सरकार के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो समस्या है वह है स्वदेशी तकनीक की समस्या। भारत में लौह इस्पात के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक की कमी इसके विकास में मुख्य बाधा रही है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि सभी कारखाने विदेशी सहायता से लगाए गए हैं और इस पर अतिरिक्त धन व्यय होता है जिस कारण से। नेक्स्ट है कोकर कोयले की कमी। अगर हम देखें तो भारत में लोहा तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु इस उद्योग में प्रयोग होने वाला जो कोकर कोयल है उसकी कमी पाई जाती है।
अगर जैसे जैसे नए नए और कारखाने खुलते जाएंगे तो इसकी कमी जो है वह और भी अधिक होती जाएगी। और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण समस्या है भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए वह है परिवहन की कमी या फिर सस्ते परिवहन की कमी। इसकी बात करें तो इस उद्योग में प्रयोग होने वाला जो कच्चा माल होता है वह भारी होता है, जिससे सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। और भारत में अगर इस दृष्टि से देखें तो मुख्यतः रेलों द्वारा ढोया जाता है, जो कि महंगा पड़ता है। जल यातायात सस्ता होता है और परंतु भारत के कुछ ही जो राज्य हैं उन्हें जल यातायात प्राप्त है, बाकी सभी में जो है रेलों के द्वारा किया जाता है। और रेल परिवहन जो है वह इस दृष्टि से सस्ता नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में जो रेल परिवहन है वह भी एक महत्वपूर्ण बाधा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ पूंजी की कमी, यहाँ पर स्वदेशी तकनीक की कमी, कोकर कोयले की कमी और सस्ता परिवहन उपलब्ध ना होना इत्यादि समस्याएं हैं, जिन्हें भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना करते समय इनका सामना करना पड़ता है। तो यह था भारत में लौह इस्पात उद्योग। इसमें हमने जाना कि जो लौह इस्पात उद्योग है किस प्रकार से लोहा और इस्पात का निर्माण किया जाता है, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास कैसे हुआ, इसके क्या क्या कारण थे इसके स्थानीयकरण के, और भारत में अगर वर्तमान में देखें तो कितने महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हैं, जिसमें 11 की महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र स्थापित हैं, जबकि जो अन्य लौह इस्पात केंद्र हैं वह छोटे हैं। और अंत में हमने यह जाना कि भारत में किन समस्याओं का सामना लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको लौह इस्पात उद्योग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।